जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह, डीजी क्लॉज। और सर हमारे शो पर अक्सर आते हैं और हम अहम मुद्दों पर अक्सर चर्चा करते हैं। सर, आज जो हम बात करने वाले हैं, जो मेजर डेवलपमेंट है जो हमने देखा है वेस्ट एशिया में हुआ है, और रात भर इस तरह की चीजें चल रही थी, ताबड़तोड़ डेवलपमेंट, और अब सीज फायर को लेकर जो अपडेट्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो सर मैं यही जानना चाहती हूँ, जो मुझे लग रहा है, मेरे मन में सवाल है कि ये परमानेंट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़े तूफान से पहले का एक छोटा सा पॉज। आप क्या कहते हैं? आपने शायद इसको बिल्कुल सही समझा है। मैं इसको एक मिलिट्री पार्लेंस में, एक कॉन्फ्लिक्ट के पार्लेंस में एक टैक्टिकल पॉज की तरह देख रहा हूँ। एक इंटरमीडिएटरी हॉल्ट है। इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहला चीज़ जो ये होता है, दोनों साइड्स एक स्टॉक टेकिंग करती हैं कि भाई हमने कितना खोया, कितना पाया, अभी हमको और क्या करना है या नहीं करना है। डू वी गो अहेड विथ सीज फायर, या फिर वी बी प्रिपेयर्ड टू एक्सटेंड इट लिटिल मोर, जब तक कि हमारा जो शर्त है, हमारी जो डिमांड है, द डिमांड विच आर देयर ऑफ बोथ साइड आर नॉट फुली मेट। दैट्स पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू ये है कि in this particular, why I'm saying that it may be just a temporary pause, is that Israel is not very happy with it. एंड उसका सिंपल रीज़न है, इंटेंशन द बोथ साइड्स आर डिफरेंट। इसराइल ने बोला था, पहले भी बोला है, उनके कई ऑफिशियल्स ने बोला है कि इफ समबडी थ्रेटन्स अस, वी बिलीव इन दैट थ्रेट एंड देयरफॉर वी डू एक्शंस टू एलिमिनेट दैट थ्रेट। ईच वर्ड, मेरा हर वर्ड का एक मतलब है, एलिमिनेट दैट थ्रेट। हाफ वे मार्क नहीं करना चाहते, वो पूरा का पूरा जो है वो एलिमिनेशन चाहते हैं। वेरज अंकल सैम जो हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, वो उन्होंने अब देखा है कि उनकी एक लिमिट है अप टू विच ही कैन गो इन सच अ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर। पूरी गल्फ स्टेट्स इस समय एक्चुअली, अगर ये सीज फायर हुआ है 2 हफ्ते के लिए भी जो हुआ है, इसमें मैं हीरो पहले से बोल रहा हूँ, हीरो कौन है इस पूरी लड़ाई में? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से ये सीज फायर हुआ है। और उसको कराने के अंदर जो जितनी गल्फ स्टेट्स हैं, इन्होंने बहुत तगड़ा प्रेशर डाला है अमेरिका के ऊपर, बिकॉज उनकी पूरी की पूरी जो बिजनेस मॉडल था वो ढह था दो मेजर शॉक से। फ्यूल शॉक तो सबको पता है, लेकिन फूड शॉक शुरू हो गया था। देखिए, गल्फ में खाना वहाँ ज़्यादा नहीं, फूड ग्रेन ज़्यादा नहीं बनते हैं, सारे इंपोर्ट होते हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हरमूज ही बंद हो गया, कुवैत, बहराइन, सऊदी अरेबिया, यूएई, आप सभी को ले लीजिए, दे वर ऑल अराउंड द पर्शियन गल्फ। अब ये कहाँ से आते? सो देयरफॉर देयर वाज अ प्रॉब्लम। जो इनका पाइपलाइन नेटवर्क था फ्यूल के लिए, वो बड़ा लिमिटेड था, 2 पाइपलाइन से। अब बात की जा रही कि पाइपलाइंस का जाल बनाएंगे, लेकिन पाइपलाइंस का जाल बनाने के लिए भी आपको समय चाहिए। एंड सो देयरफॉर इन माय व्यू दिस इज अ टैक्टिकल पॉज बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल प्रेशर ऑल्सो। तीसरी चीज जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये एक तरह से टेक्टिकल पॉज की ज़रूरत आई है, वो है एक्सपेंडिचर एंड द कॉस्ट। एक्सपेंडिचर फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसराइल, एंड कॉस्ट फॉर ईरान। ईरान की देखिए, जितनी भी चीज़ें थी, काफ़ी चीज़ों को तहस नहस किया गया है। अभी तक उन्होंने खुल के ये भी नहीं बताया कि टोटल उनका कितना का नुकसान हुआ है। लेकिन अगर हम रशिया यूक्रेन का ही मॉडल देखें, तो देयर 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 कॉस्ट हैव गॉन इन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और 2076 लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। ये अपने आप में ही एक, और इंजर्ड कितने में, उसकी तो अब मैं गिनती नहीं कर रहा हूँ। दीज आर ऑफिशियल फिगर्स। अनऑफिशियली हाउ मेनी हैव डाइड और हाउ मेनी हैव बीन killed, that one doesn't know. जहां तक अमेरिका की कॉस्ट का सवाल है, लोग बोलते हैं डायरेक्ट वॉर में $25 बिलियन के करीब खर्च हुआ है। $25 बिलियन अभी तक, 40वें दिन तक। इनडायरेक्ट जो कॉस्ट है उनकी गिनती नहीं है। रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बोलते हैं तकरीबन तकरीबन $33 बिलियन, क्योंकि उन्होंने गल्फ स्टेट्स को, रेड सी के इलाके को, उसको सिक्योर करने में, इन सब चीज़ों में भी उनकी कॉस्ट लगी है।
क्योंकि भाई उनको बचाने के लिए भी तो उन्होंने अपने जो ट्रूप्स डिप्लॉय कर रहे हैं, अपने जो एंटी ड्रोन सिस्टम, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम, आयरन डोम, इंटरसेप्टर, वो भी लगे हुए हैं। तो दे हैव स्पेंट रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, और $200 बिलियन वो मांग रहे हैं अमेरिकन कांग्रेस से। जहां तक इसराइल के खर्चे का सवाल है, इसराइल ने तकरीबन तकरीबन इस समय $4.7 बिलियन पर मंथ तक खर्च कर रहे हैं इस लड़ाई के दौरान, जो इसराइल के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। इसराइल इज नॉट अमेरिका, और इसराइल को सस्टेन करने के लिए तकरीबन तकरीबन 21.7 बिलियन की एड अभी तक अमेरिका दे चुका है, तो वो भी अमेरिका के ही खर्चे में जाएगा। सो एड डिपेंडेंसी जो है इसराइल की, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर। तो ये सारी चीज़ें जो अगर आप एक क्यूमुलेटिवली देखो, तो दे हैव बीन दी मेजर कॉज फॉर दिस सीज फायर फॉर 2 वीक्स। और ये टेम्पररी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें अभी जो सिचुएशन है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि ईरान बोल रहा है भाई हमारी विक्ट्री हो गई। और अगर आप 10 पॉइंट जो उन्होंने दिए थे वो सारे 10 पॉइंट पर हुई है, 15 पॉइंट पर नहीं हुई है। दिस होल सीज फायर हैज टेकन प्लेस ऑन दोस 10 पॉइंट्स, एंड दोस 10 पॉइंट्स आर गिवन बाय ईरान। एंड आज की जो स्टेटमेंट है उस पर यूएस के जो मिस्टर ट्रम्प हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि these 10 points are workable, we can work along with these 10 points and reach a conclusion। अब तो इनडायरेक्टली तो आपने मान लिया ना कि भाई ईरान ने आपका काफ़ी काफ़ी कुछ, जो आपका वो जो था ईगो था उसको हर्ट किया है, काफ़ी कुछ आपका नुकसान हुआ है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन भी एक कवर अप लग रहा है मुझे तो इस तरह की चीज़ें। और तभी इन्होंने 2 घंटा पहले ही एक्सेप्ट कर दिया, जैसे ही ईरान ने ये खबर दी कि हम अपने 10 पॉइंट पर, ईरान हैज सेड वेरी क्लियरली, we have agreed to cease fire on our 10-point plan, and the fact that there will be no attack by United States of America or Israel. If they attack, we will attack again, which means they have agreed to the Iranian conditions and not the American conditions. So therefore ये एक हमेशा देखा गया है कि जो अंडरडॉग होता है वो हारने पे भी जीत डिक्लेयर करता है, और वही ईरान के जितने भी स्पोक्स पर्सन है डिक्लेयर कर रहे हैं। ईरान की स्ट्रीट्स पे लोग बाहर आ रहे हैं और दे आर एक्सप्रेसिंग सॉलिडारिटी विद द करंट रिजीम, पहले जैसी भी रही हो, बट इस समय जो रिजीम है जो लड़ाई लड़ रही है उसके फेवर में पूरा एनवायरनमेंट जाता हुआ दिख रहा है। और दिस बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट, अमेरिका कुड नेवर थिंक दैट इस तरह का एनवायरनमेंट ईरान में क्रिएट हो जाएगा। आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने जो वॉर क्राइम्स किए हैं उसकी वजह से वहाँ की जो पब्लिक है, ईरान की जो पब्लिक है, एंड आई बिलीव कई जगह तो ईरान की पब्लिक इंडिया के झंडे उड़ा रही थी, पाकिस्तान के झंडे नहीं बल्कि इंडिया के झंडे उड़ा रही थी। सो रूफ टॉप पे अपने लगा रखा था। तो ये भी बताता है कि इनडायरेक्टली इंडिया ने काफ़ी इसमें रोल प्ले किया है, भले ही ओपनली लोग बोलें कि पाकिस्तान में फ्राइडे की मीटिंग होगी, दैट इज घर दिया और एक मैसेज एक्सचेंजर का काम किया है उन्होंने, which सर is मैं पाकिस्तान को लेके आपसे पूछना चाह रही थी कि आई वाज वेटिंग फॉर दैट पॉइंट ओनली, क्योंकि एकदम से दिखाया गया कि ट्रुथ सोशल पर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की अपील के बाद ये सब हुआ, और डेडलाइन से पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये सारा कुछ कर लिया। अब पाकिस्तान की भूमिका, क्योंकि पाकिस्तान काफी समय से प्रोजेक्शन कर रहा था कि हम ये इस्लामाबाद अकॉर्ड होने वाला है, इनफैक्ट उनके सारे, हम टीवी डिबेट पे भी जा रहे हैं तो उनके सारे जर्नलिस्ट सब लोग ये नैरेटिव पुश कर रहे हैं। सर व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस नैरेटिव, क्योंकि हम पाकिस्तान की हकीकत और उसकी औकात जानते हैं, और इस्लामाबाद को लेकर अगर अब्बास अरागची के स्टेटमेंट की बात करें तो वो एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नजर आता है, लेकिन सर कितना ईरान पाकिस्तान को ट्रस्ट करता है, और अमेरिका को तो करता ही नहीं है। हम सीज फायर हो रहा है, वो टेक्टिकल पॉज है, लेकिन अगेन सर इन रियल सेंस। ओके, सो आई थिंक देयर आर लेयर्स टू व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। इसमें कई परतें हैं जो आपका जो क्वेश्चन है उसकी। पहली परत तो ऊपर वाली परत है, और ऊपर वाली परत अगर आप प्याज को देखें तो सबसे ऊपर की जो परत होती है वो एकदम पतली सी होती है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो वो टूट जाती है या फट जाती है। जो असली परतें हैं जो मोटी मोटी होती हैं वो अंदर होती हैं। जब आप इफ यू पील अनियन,
इस तरह का एक सिनेरियो आपके सामने आता है। तो इस सीज़ फायर में भी उसी तरह का एक वो है, एक गेम चल रहा है। ऊपर से आई एग्री दैट पाकिस्तान हैज़ बीन द मैसेंजर। मैं हर वर्ड को बड़े उससे बोल रहा हूँ, पाकिस्तान हैज़ बीन द मैसेंजर। पाकिस्तान ने अपनी स्पेस दी है इस टॉक्स को करने के लिए। और दूसरी चीज़ जो ये है कि पाकिस्तान के पास चाइना से थोड़ी-सी लिंकेज है, और चाइना की और पाकिस्तान की जो लिंकेज है, उससे ज़्यादा जो लिंकेज है चाइना और ईरान की भी है। तो ये ट्रायंगल ने मिल कर के ईरान के ऊपर कुछ एक प्रेशर डाला है, क्योंकि चाइना हैज़ बीन सपोर्टिंग ईरान, और वो वाया रशिया सपोर्ट कर रहा है उनको, उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए, उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए। और रशिया भी उनको सपोर्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, या बाकी जो उनका जो पीसफुल न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो बुशहर में है, वहाँ पे अभी कुछ दिनों से रशिया के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, करीबन 200 के करीब रशियंस को वहाँ से निकाल चुके हैं बुशेहर पावर प्लांट से, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने उधर भी अटैक किया था। तो उस अटैक के बाद पुतिन ने आईडीएफ से बात करी, इजरायली डिफेंस फोर्सेस से बात करी, उनके नेतन्याहू से, और अपने आर्मियों को वहाँ से निकाल लेंगे। तो रशिया हैज आल्सो बीन सपोर्टिंग। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर जो है ईरान पे भी पड़ा है कि भाई 2 हफ्ते का सीज फायर लेकर के देखते हैं ये किस तरफ मुड़ते हैं ये दोनों, इजराइल और अमेरिका। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि इस पूरे मेडिएशन में एक टैसिट स्पेस जो है चाइना की है, ओमान की है, कुछ हद तक कतर की भी है। और मैं मानता हूँ कि इन सारी चीज़ों की जो शुरुआत हुई थी वो तब हुई थी जब ट्रंप ने सबसे पहले मोदी से बात की थी। उसके बाद पाकिस्तान और बाकी सब इस चैनल में और इस टॉक के बीच में आए थे। So this is what has been the basic method of achieving this particular ceasefire. Yeah. जी, लेकिन सर अब यहाँ से हम ये समझने की कोशिश करेंगे जो जिन टर्म्स की बात हो रही है, कितना आप मतलब, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स सर ये कह रहे हैं कि ये टैक्टिकल है, और आपको क्या लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यूएस के सारे एसेट्स का खर्च हो चुके हैं, पैसा खर्च हो चुका है, प्लस ईरान का जिस तरह से रिटेलिएटरी एक्शन रहा, जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर उनकी रही, उसने कहीं ना कहीं अमेरिका की जो रणनीति रही है उसको तोड़ा है। तो जैसे यहाँ से आपको क्या एक्चुअली नजर आता है आफ्टर दिस और behind this practical There'll cause? there'll be a discussion on the 10-point program, और उसमें 2-3 कंडीशंस ऐसी हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल हैं यूएस को। सबसे पहला तो मिडिल ईस्ट से विड्रॉ करना, आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू हैपन, और होगा भी नहीं। दूसरी चीज़ है जो सीरिया और इराक से विड्रॉल की बात है, ये तो आई मीन दिस इज इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो ये 2 बड़े हर्डल्स हैं। तीसरा हर्डल जो है इजराइल है। इजराइल वांट्स अ टोटल I would say neutralization of Iran's capability to rise up again as a military power, जो कि इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो ईरान ने दी हैं 10 पॉइंट प्रोग्राम में। जैसे कि उन्होंने बोला है कि भाई कोई मिलिट्री अटैक हमारे को गारंटी दे यूएस। तो एक बड़ी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं 10 पॉइंट प्रोग्राम में। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होंगी, और अगर ये 2 हफ्तों में रिजॉल्व नहीं होती है, सबसे पहले अगर इस सीज फायर को कोई तोड़ेगा, इन माई व्यू इट विल बी इजराइल। और जैसे ही वो सीज फायर टूटता है तो फिर ये देन आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू एंड अगेन, बिकॉज ये 2 हफ्ते में बोथ आर ऑल्सो रीग्रुपिंग, बोथ आर ऑल्सो ट्राइंग टू accumulate their strengths, and in this case whatever help which China or Russia is giving, they will try to consolidate on that. ये कई सारे इसमें मैंने कहा ना ऑनियन, it's a layered process of ceasefire which has taken place. इसमें हर एक की अपनी अपनी layer है. India also has a part in this, and so has the Gulf state have their own dynamics in this particular in this particular जो है क्या बोलते हैं प्रोसेस शुरू हुआ है सीज फायर का। तो आई डोंट सी अ इमीडिएट हॉल्ट टू दिस। आई सी रिन्यूड
एक्सटेंशन ऑफ दिस वॉर। इसमें ये भी कह सकते हैं कि कौन जीता, हु रियली वन, तो ईरान जीत रहा है, इसलिए जीत रहा है कि क्योंकि वो हारा नहीं है, और यूएसए हार रहा है नॉट बाय विनिंग, जीत के नहीं वो हार रहा है, वो हार रहा है कई और कारणों से। इट कैन बी साइकोलॉजिकल, इट कैन बी द इंटरनल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर्स। और चाइना तो हर तरफ से हार रहा है, क्योंकि जितना दिन ये वॉर खिंच रहा है चाइना की बैंड बज रही है, चाइना का फ्यूल शॉक तो पहले सर से आई ही है। वांट टू आस्क अ क्वेश्चन यहाँ पर, एक पॉइंट कि कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, एक तो ये पॉइंट जो आपने अभी बोला कि जो बेसिस हैं यहाँ से वेस्ट एशिया से वो नहीं ले जाएंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये पूरी वॉर ही जो है वो जो यूएस डीप स्टेट है उसका ये उद्देश्य है। एज प्रेसिडेंट ट्रम्प ने स्टार्टिंग में कहा था कि हम अमेरिका पे फोकस करना चाहते हैं, हम फालतू खर्चा नहीं करेंगे एंड एवरीथिंग। तो यहाँ से बेसिस निकाल के वो अपने वेस्टर्न हेमिस्फेयर में फोकस रखना चाहते हैं ताकि वो अपने आप को बड़ा कर सके और अपने ही रीजन में अपने आप को मजबूत कर सके। एक तो ये, और दूसरा ये कि जो इंटरेस्ट है इनके, और जिस तरह के अगर हम यूएस को देखते हैं क्योंकि एक मेजर पावर है, ईरान के सामने जिस तरह से रही, तो सर वो भी चैलेंज हो रहा है। तो कहीं सर ऐसा नहीं है कि अपने आप को बड़ा दिखा के कि हम पॉज कर रहे हैं, तो रिस्पेक्टफुल एग्जिट नहीं मिल रही, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। देखिए, ऑफ रैम्प तो प्लान किया नहीं था। इससे पहले मैं हार जीत की कहानी सुना रहा था उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वो हर हाल में हार रहा है, इंटरनली हार रहा है, एक्सटर्नली हार रहा है। इवन अगर वो अपने आप को क्लेम करता है कि इस पर्टिकुलर सीज फायर में उसने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो उससे उसको मिलेगा क्या, वो भी आपको देखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक ही विल गेट एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। द गल्फ स्टेट्स आर एंग्री विद देम। The Chinese are not getting any major benefit out of this particular thing, except for the fact that China has accepted this arrangement of Pakistan trying to facilitate, I won't say broker, also facilitate a ceasefire. India हर हाल में जीत रहा है। India is coming out unscathed, supported by Iran, supported by Israel, supported by Gulf countries, and USA also. ऑल्सो इंडिया का अगर आप देखें तो फ्यूल शॉक भी, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज नॉट रेज्ड इट्स ऑयल प्राइसेस। अगर आपको यूरोप का बताऊं 40%, अमेरिका दे हैव इंक्रीज देयर ऑयल प्राइसेस, जहां की वेयर देयर इज लॉट ऑफ ऑयल देयर। इसी तरह से बाकी हर देश में 30 से 40% तक ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं। इंडिया में दे हैव नॉट इंक्रीज्ड, वेरी माइनर, विच इज दैट, कौन सा पेट्रोल होता है, प्रीमियम पेट्रोल जिसको बोलते हैं, उसमें थोड़ा बहुत 2 रुपया 1 रुपया बढ़ा दिया है, बट रेस्ट एवरीथिंग हैज बीन इंटैक्ट। सो इट स्पीक्स ऑफ द रेजिलियंस ऑफ इंडिया, एंड इट ऑल्सो स्पीक्स ऑफ द नंबर ऑफ शिप्स विच वी हैव गॉट इट आउट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज इवन व्हेन दिस थिंग वाज नॉट हैपनिंग। और एक और कंडीशन जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये सीज फायर शायद ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि इस सीज फायर में टैरिफ्स को इकट्ठा करने का अभी भी ईरान इज प्लेइंग द डोमिनेंट रोल, जिसमें ईरान एंड ओमान आर द ओनली वंस which will be collecting the tariff. So and tariff is quite a bit, $2 million per passage. एक शिप का एक पैसेज के लिए $2 million, एंड दिस दे आर सेइंग वी विल यूज इट फॉर रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि जो वहाँ पे डैमेज हुआ है ईरान में और ओमान में। तो कई सारे ऐसे कंडीशंस हैं इस पर्टिकुलर 10 पॉइंट प्लान में, जो कि आई डोंट थिंक इट विल गो डाउन दी नेक ऑफ US or Israel, or for that matter for the Gulf states. So there is a lot of friction before we can see a permanent truce in this particular area. Sir, President Trump also said a big deal for peace, world peace, and there will be a lot of positive action, big money will be made. Speaking of Hormuz, तो सर ये जो सारी चीजें हो रही हैं और ईरान जो हॉर्मुज से पैसे और इस सब को लेकर सारी चीजें हो रही है, इंटरनेशनल जो लॉज हैं उसके कहीं ना कहीं अगेंस्ट जाता है, तो ये कितना आपको परमानेंट लग रहा है, कब तक ये सब चलने वाला है? क्योंकि
हम और अगर सी राउट्स पे बात करते हैं तो वहां पे अलग है, लेकिन यहाँ के लिए सर थोड़ा लॉ बदल जाता है। तो क्या सिर्फ पीस मेंटेन करने के लिए हम इंटरनेशनल जो लॉज है उसके अगेंस्ट ये सारी चीजें होते हुए देखेंगे? देखिए इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट में तो सारे इंटरनेशनल इंटरनेशनल लॉज हैव बीन थ्रोन टू द विंड, राइट? सबको राइट। एकदम खिड़की बाहर फेंक दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बोला वी हैव एक्सेप्टेड दिस पर्टिकुलर सीज फायर इन द इंटरेस्ट ऑफ पीस एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज आर ऑल ऑफ रैम्प नहीं मिलने की वजह से हुआ है। अगर उनकी एक भी कंडीशन एक्सेप्ट नहीं हुई है तो विच मीन्स दैट इट इज नॉट एन ऑफ रैम्प, इट इज जस्ट अ वे टू गेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर region. I may not be surprised that ultimately there is some kind of a arrangement between the various parties whereby there is a cessation of hostilities. America does a withdrawal and leaves the region to be controlled or to be excised either by the UN or by the group of countries which are there. I would prefer if the group of if the UN does that initiative, or so that दोबारा international law and order यहाँ पर आए, especially related to Strait of Hormuz. It should be an international passage. India will also benefit more from that rather than this 2 million per passage kind of an arrangement. And India does have that influence to get the UN on board. At least, unfortunately, we are not there in the UN Security Council. ये पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है, इसकी वजह से ये सारा कुछ वो फैसिलिटेट कर रहा है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि भागते भूत की लंगूटी अच्छी। इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज grabbed at that straw which has been hung in front of him to 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 make a exit by claiming a victory. यस। Victory, yes, they have got a battlefield victory. They have got. There is no doubt on it. There is no denial on it. See the kind of यस। damage which they have done, but how they have got it, what have they got in return, at what cost they have got it, at the cost of annoying international. See, he has been only annoying people. Tariffs और trades में उसने उतना लोगों को तंग किया, and then he keep goes on to say Australia is not supporting me, New Zealand is not supporting me, Europe is not supporting me, NATO is not supporting me. So I mean, जाके अपना तेल खुद ले लो। actually, how have you reached to the state? You have reached to या। the state because of your own policies. You are eating your own words by undertaking policies, and in this I blame it's his advisors. I don't think his advisors have the spunk to come and tell him that look, I think we are going wrong in this particular initiative or this that particular initiative, चाहे वो टैरिफ से हो और चाहे फिर वो ईरान इजराइल यूएस ट्राई पार्टी कॉन्फ्लिक्ट की बात हो। Yeah, but President Trump also accepted on record that Pete Hegseth came to me and said, "Let's do it." तो वो सारी चीजें तो वो खुद बोल भी रहे पीछे हैं। पीछे दरवाजे के पीछे क्या होता है, we don't know, so we it's Yes, better sir. not to comment on that Yeah, openly. yeah. Some No, but people may I say want to ask sir one important question. वो ये कि एज यू सेड पाकिस्तान जो है यूएनएससी में है तो वो अपना नैरेटिव पुश कर रहा है। पाकिस्तान काफी समय से ये सारी चीजें कर रहा है, और भारत ने ईरान को लेकर या फिर हम पूरे इस कॉन्फ्लिक्ट में हम देखते हैं तो बहुत एक बैलेंस्ड रोल प्ले किया है। तो सर हम कहीं ना कहीं नैरेटिव बिल्डिंग में पीछे रह जाते हैं। क्या इस बार भी ऐसा होगा कि हमने जो काम किया है उसमें भी हम पीछे रह जाएंगे? नहीं, नहीं। देखिए, आदमी को पीछे आई मीन किसी देश को पीछे रहना, आगे रहना, 2 कंडीशंस होती हैं। हैव वी अचीव्ड आवर एम? यस। हु इज द विक्टर इन ऑल दिस? इंडिया। It's a सो building नैरेटिव narrative among the masses because Pakistan is good at it. They create a doesn't narrative, build matter. a narrative. Doesn't matter. We have to build narrative in our country. In our country, if we start building up a But narrative, sir, look, so many people believe Pakistan's narrative in our country, that what doesn't Pakistan is matter. saying is true. doesn't matter. हर देश में एक छोटा पाकिस्तान होगा, हर देश में एक छोटा इंडिया भी होगा. So these kind of things will happen. In this particular conflict, I think India has done the best thing which it could do, and in that narrative will be made by people like you and me. We have to say that outrightly upfront that look, this is our aim and this is what we have achieved. If our public has not undergone major pains as others have gone, look at the stock exchange. Prices of oil have fallen to $90 dollars
per barrel today. Stock exchanges have increased by 4 to 5% of India, 3.5 to 4%. So has the Israeli stock exchange made a jump of 4%. तो ये नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए ना हमको पॉजिटिव नैरेटिव बिल्ड करने की जरूरत है। और Yes. इसके लिए जो भी हमने किया, पाकिस्तान को हमने क्या बोला कि उसने प्याज की पहली परत है, उस परत के नीचे जो मोटी मोटी परतें हैं ना, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, सबसे ज्यादा फायदा इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने से ईरान को होगा, क्योंकि ईरान का सारा जो तेल है वो भारत आएगा। कौन जीत रहा है भाई? कौन जीत रहा है? पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं। इन शॉर्ट हम पाकिस्तान को तो यही कहेंगे कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो हमेशा होता है आज भी। वहां की पब्लिक भी बोल रही है, छोटा इंडिया वहां का बोल रहा है यस सर, कि देखिए डील हम करा रहे हैं और झंडा ईरान में इंडिया का फहर रहा है ऊपर। तो मतलब हर घर में। पाकिस्तानी भी विदेश में जाके अपने आप को भारतीय बोलते हैं, अपने रेस्टोरेंट के आगे लगाते हैं इंडियन रेस्टोरेंट। ठीक है, दैट्स ओके इट। जी, ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग आवर शो। थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।